हाय दोस्तों, स्टडी विद आंसू में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर पहला जीन पियाजे उससे संबंधित चर्चा करेंगे, जो सीडीपी के अंतर्गत आता है और सीटेट में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जीन पियाजे के विषय में बताते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जीन पियाजे के विषय में, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, उससे पहले उनके विषय में बताएंगे कि वो क्या थे और उसके बाद में उन्होंने किस किस सिद्धांतों की रचना की। हाँ, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। वो एक मनोवैज्ञानिक होने से पहले जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, वो एक बाल मनोवैज्ञानिक होने से पहले एक जंतु वैज्ञानिक थे और वे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। जीन पियाजे का कहना है कि बालक खुद से ही अनेक प्रकार की वस्तुओं की रचना कर सकता है और अनेक प्रकार की वस्तुओं की कमियों को किसी के सहारे दूर कर सकता है। अच्छा, और उन्होंने कहा बच्चा ज्ञान की रचना खुद कर सकता है। जीन पियाजे के ने अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक रचनावादी नाम दिया, क्योंकि उन्होंने बच्चे को रचनावादी बालक माना है। क्यों? बच्चा अनेक प्रकार की वस्तुओं की रचना खुद कर सकता है, इसलिए उनके सिद्धांत को रचनावादी सिद्धांत कहा जाता है। तथा उन्होंने अपने ही बच्चे पर 30 वर्ष तक गहनता से अध्ययन किया। तब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि हाँ, बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। और उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। जीन पियाजे ने 3 सिद्धांत दिए। नंबर 1 है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। वो मानते थे जीन पियाजे कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। और नैतिकता का सिद्धांत, जीन पियाजे ने दूसरा सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत दिया। पहला भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा नैतिकता का सिद्धांत, तीसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इनकी पुस्तकें द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, तीसरी है द साइकोलॉजी एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे की 4 पुस्तकें थी, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो इस पे लिख दी गई हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जिसमें और सेकंड है द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, तीसरी है द साइकोलॉजी एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। चलिए अब हम जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में, पहले भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इसके विषय में बताएंगे। भाषा और विचार का सिद्धांत जीन पियाजे के अंतर्गत। इसके बाद हम नैतिकता का सिद्धांत और फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। भाषा एवं विकास का सिद्धांत, एवं विचार का सिद्धांत। इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1 है अहम केंद्रिता, दूसरा समाजीकृत। ठीक है, और इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर इसकी अवस्था, अहम केंद्रित। ठीक है। जीन पियाजे का भाषा एवं विचार का सिद्धांत। जीन पियाजे मानते थे कि भाषा विचार से पहले आती है, कि बालक अगर या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, उसका विचार पहले आएगा, भाषा से पहले उसका विचार उसके मस्तिष्क में आता है। और उन्होंने 2 मुख्य बिंदु दिए हैं, अहम केंद्रितता और समाजीकृत।
अहम केंद्रित मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी बालक कोई भी बालक जो अपने आप से बात करता है उसे अहम केंद्रित कहते हैं, अहम केंद्रितता कहते हैं, उसे अहम कहते हैं। ठीक है, ये शेषावस्था में होता है। अहम केंद्रितता शेषावस्था से शुरू होता है। कोई भी बालक जो खुद से बातें करता है उसे अहम केंद्रित बालक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बालक अकेले बैठा है, वो अपने मस्तिष्क में अनेक विचारों को सोच रहा है और बातें कर रहा है, तो उसे अहम केंद्रित जीन पियाजे ने कहा है। ये स्टेज शेषावस्था के अंतर्गत, या ये शब्द शेषावस्था के अंतर्गत बालक के अंदर समाहित होता है। सामाजिकृत भाषा, सामाजिकृत भाषा, सामाजिकृत से मतलब समझ आ रहा है कि समाज से सीखता है। जीन पियाजे मानते हैं कि ये भाषाएं समाज के द्वारा बालक बाल्यावस्था में सीखता है। हाँ, भाषा एवं विचार का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें दो बिंदु हैं, अहम केंद्रित और सामाजिकृत। अहम केंद्रित शेषावस्था में शुरू होता है। कोई भी बालक जो अपने आप अनेक प्रकार के विचारों को खुद से बातें करके सीखता है या समझता है या बोलता है, उसे अहम केंद्रित कहा जाता है। यह शेषावस्था में स्टार्ट होता है। और सामाजिकृत भाषा, बाल्य अवस्था में बालक अपने समूह के सदस्यों के द्वारा अनेक प्रकार की भाषा को सीखता है, उसे सामाजिकृत भाषा कहा जाता है। यह बाल्य अवस्था में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इनका सिद्धांत, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ये पूछा जाता है अहम केंद्रित क्या है। कोई भी बालक जो अपने मस्तिष्क में या खुद से बात या विचार करता है, उसे अहम केंद्रित कहा जाता है। ठीक है, और भाषा विचार, जीन पियाजे मानते हैं कि यहाँ जीन पियाजे, इनका सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु है, जीन पियाजे मानते हैं कि जीन पियाजे मानते हैं कि भाषा नहीं, सिर्फ विचार भाषा से पहले आता है। और इसी में एक साइकोलॉजिस्ट है जो बायोस्की मानते हैं कि पहले भाषा और फिर विचार आता है। पहले भाषा फिर विचार आता है। जीन पियाजे मानते हैं कि कोई भी वाक्य अगर हम बोलते हैं तो उससे पहले हम अपने मस्तिष्क में उससे संबंधित धारणा बना लेते हैं, उसे विचार कहते हैं। वो मानते हैं कि जीन पियाजे मानते हैं कि भाषा से पहले विचार आता है। और बायोस्की मानते हैं कि भाषा आती है पहले और विचार बाद में आता है। बायोस्की कहते हैं कि अगर कोई भी शब्द बोलेंगे या कोई भी विचार मन में लाएंगे तो वो भी एक भाषा है। भाषा एक शब्द रूप से उसको हम सोचते हैं, तो इसको बायोस्की कहते हैं और जीन पियाजे ये मानते हैं। ठीक है, इससे बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बायोस्की और बायोस्की और जीन पियाजे अंतर पूछा जाता है बस। अब हम जीन पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत।
नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत। पूर्व नैतिक, पूर्व नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था, ठीक है। दूसरी उत्तर नैतिक अवस्था, उत्तर नैतिक अवस्था। इसको बोलना ऐसे समझ, सॉरी, इसके दो भाग हैं, परायता स्वायत्ता। नंबर एक परायत, परायत, या पराधीन। पराधीन या परायत, इसके स्वायत्त। और दूसरा है स्वतंत्र या परिस्थितिगत, परिस्थितिगत नैतिकता, ठीक है। नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे का, जिसमें परायत, इसमें कहा जाता है, इसमें जीन पियाजे बताते हैं, जीन पियाजे मानते हैं कि बालक इसे जीन पियाजे मानते हैं कि नैतिकता को बदला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि परायत या पराधीन नैतिकता के अंतर्गत यह मानते हैं कि कोई भी जीव को मारना पाप है। इसके अंतर्गत नैतिकता को बदला नहीं जा सकता और नैतिकता स्थिर रहती है। और इसके अंतर्गत स्वायत्त या परिस्थिति के अंतर्गत इसमें मानते हैं कि नैतिकता को समय के अनुसार बदला जा सकता है, समयानुसार बदला जा सकता है। इसमें मानते हैं कि नैतिकता को बदला नहीं जा सकता, उसमें मानते हैं कि नैतिकता को समय के अनुसार बदला जा सकता है। कोई बालक अगर जब तक वो अपने माता पिता या भाई बहन के संपर्क में रहा और उसे ये सिखाया गया कि कोई भी जीव जंतु उसे मारना पाप है, तो वह इसके अंतर्गत आएगा, परायत या पराधीन के अंतर्गत आएगा। और जब वह कोई आर्मी या सैनिक या किसी भी ऐसी जगह पहुंचता है या किसी भी सेना में भर्ती होता है, उसे अपने दुश्मनों को मारना अनिवार्य है। अगर वो दुश्मनों को नहीं मारता तो खुद स्वयं मर जाएगा। तो यह नैतिकता समय के अनुसार बदल दी जा सकती है। तो इसमें यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार नैतिकता को माना जा सकता है, ठीक है। नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे का है, जो परायत या पराधीन नैतिकता, दो भागों में बांटा गया, नहीं, पराधीन या परायत नैतिकता। दूसरा स्वायत्त या परिस्थितिगत नैतिकता। परायत या पराधीन नैतिकता वह होती है जिसमें नैतिकता को बदला नहीं जा सकता या स्थिर रहती है। और परिस्थितिगत नैतिकता वह होती है जो समयानुसार बदली जा सकती है।
इसके अंतर्गत कोई भी जीव को मारना पाप है, और इसके अंतर्गत अगर कोई भी प्राणी जो आपको कष्ट या आपके आपका इसमें हाँ, या आपके विरुद्ध है, जो समय के अनुसार आपको नष्ट कर सकता है, तो उसको उसको भी नष्ट करना आपका कर्तव्य है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहन सेना में एक सिपाही है और वह बॉर्डर पर अपने दुश्मनों के साथ युद्ध में लड़ रहा है और वह अपने दुश्मनों को मार रहा है तो जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत कि किस अवस्था में है, कि किस अवस्था के अंतर्गत है, किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन होगा पहला परायत और दूसरी पराधीन, दूसरा है स्वायत्त या परिस्थितिगत नैतिकता। ठीक है। तो अगर वह अपने दुश्मनों को सेना में अपने दुश्मनों को नहीं मारता है तो दुश्मन उसको मार देंगे। तो यहाँ पर अपने परिवार के अनुसार जो प्रायत नैतिकता है कि जीव को मारना पाप है, अगर वो इस तरीके से सिद्धांत को अपनाएगा तो खुद अपने आप शहीद हो जाएगा। तो उसको इस जीन पियाजे के इस अवस्था के अंदर माना जाता है कि वह अपने दुश्मनों का विनाश करेगा या अपने दुश्मनों को मारेगा और स्वयं जीवित रहेगा। तो जीन पियाजे के अंतर्गत इस और परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को बदलता है, तो उसे स्वायत्त या परिस्थितिगत नैतिकता कहते हैं। ठीक है। अब जीन पियाजे का भाषा विकास विचार का सिद्धांत हो गया, नैतिकता का सिद्धांत हो गया। अब जो मेन सिद्धांत है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ठीक है दोस्तों। स्टडी विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको क्लास हमारा अच्छा लग रहा तो। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो मेन शब्द हैं उनको समझाएंगे, फिर सिद्धांत की अवस्थाओं को बताएंगे। ठीक है। जैसे जीन पियाजे ने सबसे पहले है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे के अंतर्गत
यह सत्य वो यह मानते हैं कि कोई भी वस्तु जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने कोई भी वस्तु अगर हम उसको दिखाते हैं और बाद में उसके सामने से हटा लेते हैं तो वह रोने लगता है। वह सोचता है कि वस्तु तो है लेकिन उसको हटा लिया गया है, तो उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रतिबिंब बने रहते हैं। तो वस्तु स्थायित्व उसको वस्तु स्थायित्व कहते हैं। साफ शब्दों में समझिए, कोई भी वस्तु जो किसी बालक के सामने प्रस्तुत की गई हो और बाद में उसको हटा लिया गया हो लेकिन हटा लिया गया हो हाँ, तो उसका प्रतिबिंब बालक के मस्तिष्क में बना रहता है और वह समझता है कि हाँ वस्तु तो यहीं पर है। वस्तु स्थायित्व स्थायित्व मतलब कि वजूद, कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जो पहले बालक को दिखाई गई फिर उसको छिपा दिया गया तो बालक समझ जाता है कि वस्तु अभी भी है, वह नष्ट नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो बालक के सामने पहले दिखाकर उसको हटा लिया गया या छिपा लिया गया है तो बालक के मन में यह धारणा बनी रहती है कि वस्तु अभी भी है लेकिन उसको छिपा लिया गया है या हाँ। ठीक है, अब दूसरा है संक्रिया। संक्रिया का मतलब किसी भी वस्तु जो बालक के द्वारा तोड़ फोड़ कर पुनः उसी अवस्था में बदल देना, तो उसे संक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु जो बालक के द्वारा तोड़कर पुनः उसी तरह से बना देना तो उसे संक्रिया कहेंगे। जैसे कोई भी बालक जो उसके पास खिलौना होता है वह तोड़ता है और वह पुनः उसी खिलौने को जोड़ने का प्रयास करता है और कभी कभी जोड़ भी देता है, तो उसे संक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब जीववाद क्या है? ठीक है, ये दूसरा ये तीसरा, कोई भी निर्जीव वस्तु को जीवित मानकर उसको कोई भी निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु मानकर उसको अपने पास रखना। जैसे कोई भी बालक है जो खिलौने को जीवित मानता है, अगर वह गिर जाता है तो वह रोने लगता है, ये समझता है, तो उसे ही जीववाद कहा जाता है। कोई भी वस्तु को निर्जीव वस्तु को जीवित मानकर उसको अपने पास रखना और उसको लाड़ प्यार दुलार देकर हिफाजत करना, तो उसे ही जीववाद कहेंगे।
जैसे कोई भी गुड़िया है, गुड्डा है, उसको छोटे छोटे बालक चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि जिस तरीके से हम जीवित हैं, हम में हमारे अंदर जान है, उसी तरीके उनमें भी जान है, तो उसे जीववाद कहेंगे। निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानकर अध्ययन किया जाता है या रखा जाता है, उन्हें ही जीववाद कहेंगे। अब संक्रिया हो गया, जीववाद हो गया, और वस्तु स्थायित्व हो गया, मूल परिवर्तनात्मक, चौथा मूल व्यवहार। ठीक है, बालक शिशुअवस्था में बालक अपनी मूल प्रवृत्ति जैसे हंसना, रोना और खेलना, इनके अनुसार क्रियाएं करता है। शेष अवस्था में बालक अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर क्रियाएं करता है। हंसना, रोना, खेलना, कूदना इत्यादि मूल प्रवृत्ति उसकी जो है उनके हिसाब से क्रिया करेगा। ठीक है, और प्रावर्तिक क्रियाएं, इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रावर्ती मतलब कि ऐसा कोई कार्य जो एक बार हो चुका है उसको उसी के आधार पर रिपीट करना। वे कार्य जो एक बार बालक सीख लेता है, उन्हीं के आधार पर अपने कार्यों को दोहराने का प्रयास करता है। उसे ही प्रावर्तिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब एक है अविलोमिता। ठीक है, मिता अविलोमिता, कोई भी बालक या कोई भी वस्तु पर एक बार पहुंच गया और उसको उसी वस्तु पर दोबारा से, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, अगर हम उसको ये लाइटर ये मार्कर देते हैं, उससे कहते हैं ये बंद करो और फिर खोलो, तो एक बार उसने बंद कर दिया और दोबारा खोल नहीं पाया, एक बार बंद करके खोल दिया, फिर दोबारा बंद नहीं कर पाया और ना ही खोल पाया, इसे ही अविलोमिता कहते हैं। जैसे किसी एक कार्य को करके दोबारा उसी कार्य को ना कर पाना। जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है, उसे यहाँ से यहाँ तक 5 सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 सीढ़ी है, तो उसे एक बार 5 सीढ़ी पहुँचाया गया। ठीक है, अब उसे कहा गया कि खुद अपने आप से ही 5 सीढ़ी पे तुमको चढ़ना है, तो वह 5 सीढ़ी पर ना चढ़ पाया और वापस आ गया, 1 2 तक चढ़ गया और यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, इसे ही अविलोमिता कहते हैं। किसी कार्य को एक बार करके दोबारा उसी कार्य को वहाँ तक ना कर पाना अविलोमिता कहलाता है। अब संरक्षण क्या होता है? संरक्षण
संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु की आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन या चेंजिंग और उसकी वह अवस्था को ना पहचान पाना। जैसे मान लीजिए अगर ये गिलास है, ठीक है, कप मान लीजिए, कप, ये कप है, ठीक है, ये कप है और बालक को हमने गिलास दिखाया, बालक को पहले हमने उसको गिलास दिखाया, ठीक है, गिलास दिखाया हमने कि ये गिलास है, एक गिलास, उसको पहले हमने गिलास दिखाया और फिर उसके सामने कप लाए, तो वो गिलास तो को और कप में, गिलास और कप नहीं पहचान पाया, अंतर नहीं कर पाया, उस संरक्षण कहते हैं। क्योंकि इसकी आकृति पहले थोड़ा गिलास में थोड़ा कप चेंज किया, कोई मूल आकृति जिसमें थोड़ा सा बदलाव, और बदलाव करने पर उसकी आकृति में परिवर्तन या बदलाव करने पर उसकी आकृति को ना पहचान पाना संरक्षण कहलाते हैं। और मूल आकृति को भूल जाता है। जैसे अगर मैंने उसको गिलास दिखाया और उसके सामने कप ले आए तो वह गिलास की आकृति को भूल जाता है और कप की आकृति को याद रहता है, इसे संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की सुरक्षा करना। क्यों? संरक्षण का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि किसी भी वस्तु की सुरक्षा करना या हिफाजत करना, ठीक है। तो उससे पहले हमने गिलास दिखाया और उसको बाद में कप दिखाया, तो वह गिलास की आकृति को भूल कर कप की आकृति समझ गया और गिलास की धारणा को भूल गया, इसे ही संरक्षण कहते हैं। यह किस अवस्थाओं में पाया जाता है और कौन सा शब्द किस अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, ये उनकी अवस्थाओं में मालूम होगा, ठीक है। संरक्षण का शाब्दिक मतलब ही होता है कि किसी मूल प्रवृत्ति में थोड़ा सा बदलाव होने पर उसकी मूल आकृति को भूल जाना संरक्षण कहलाता है, ठीक है। कि कोई भी वस्तु की आकृति में थोड़ा सा बदलाव करना, कोई भी वस्तु की आकृति में थोड़ा सा बदलाव करना और उसकी मूल आकृति को भूल जाना, उसकी मूल आकृति को भूल जाना संरक्षण कहलाता है, ठीक है। कोई भी बालक है, उसे पहले हमने मार्कर दिखाया और उससे पूछा कि भैया मार्कर किस तरीके से होता है, कैसा बना होता है, तो वह यही बात को याद नहीं कर पा रहा है, तो वह संरक्षण का अभाव कहलाता है, ठीक है। और ये किस अवस्था में आएगा वो आगे बताएंगे। फिर है केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, ठीक है। इससे मालूम हो रहा कि केंद्र और करण, कोई भी बालक जो एक ही बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है उसे केंद्रीकरण कहलाते हैं। जैसे कोई भी, ऐसे लिखिए, यदि कोई बालक एक वस्तु के किसी एक निश्चित भाग पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है तो उसे केंद्रीकरण कहलाता है।
करण कहते हैं। कोई भी एक वस्तु, यदि कोई बालक, यदि कोई बालक एक वस्तु के किसी एक निश्चित भाग पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है तो उसे केंद्रीकरण कहलाते हैं। जैसे कोई बालक है, उससे कहा गया है कि इसका केप कैसा है, उसको ये दिखाया गया, पूरा मार्कर दिखाया गया, ठीक है, और मार्कर की विशेषताओं को बताया गया पूरा कि ये काला है, नीला चलता है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, इसका कैप ये है, ये इस तरीके से बता दिया, पूरा विस्तार से बता दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। और वह बालक सिर्फ उसके केप पर, इसके ढक्कन पर सिर्फ ध्यान केंद्रित करता है तो उसे केंद्रीकरण कहलाते हैं। उसकी मूल पूरी आकृति को छोड़कर किसी एक भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करना यह केंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। अब स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा स्कीमा एज ए चिप, स्कीमा को एक मेमोरी कार्ड मानते हैं कि कोई भी बालक अपनी दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को या किसी भी प्रकार की यादों को अपने मस्तिष्क में संजो कर रखता हो, उसी प्रकार की बालक अपनी दैनिक सूचनाओं को जहाँ दैनिक सूचनाओं को बालक अपनी दैनिक सूचनाओं को जहाँ रखता है उसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब अनुकूलन और केंद्रीकरण हो गया, स्कीमा हो गया अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन इसके दो भाग हैं, आत्मसात्करण और समायोजन। इसके जानकारी को जरूरत के अनुसार रखना, किसी भी जानकारी को जरूरत के अनुसार डालना, किसी भी जानकारी को जरूरत के अनुसार ढालना अनुकूलन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बालक, यूपी का बालक या बिहार का बालक, अगर वह मिजोरम में चला जाता है तो वहाँ के वातावरण को समझने में या उसके अनुसार अपने आप को ढालने में उसको टाइम लगता है। जो यहाँ के वातावरण और वहाँ के वातावरण के में अपने को ढाल लेता है उसे ही अनुकूलन कहते हैं, एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसके दो भाग होते हैं, आत्मसात्करण एक है अनुकूलन, हाँ इतना नहीं, अनुकूलन फिर क्या नहीं, अनुकूलन देखा पहले, जाओ अनुकूलन किसी नई जानकारी के अनुसार अपने आप को बना लेना या उसी के अनुसार चलना, किसी नई जानकारी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या बना लेना, ढाल लेना, अनुकूलन, उसे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। कोई भी नई जानकारी है और
उसी के हिसाब से अपने आप कार्य करना। मान लीजिए अगर हमारे पास एक मार्कर है और ये मार्कर, दो मार्कर हैं और एक मार्कर नहीं चल रहा है, एक मार्कर चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता है, लेकिन कार्य सिर्फ एक कर रहा है। तो एक के अनुसार ही हमें यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो उसे ही अनुकूलन कहते हैं कि समस्या के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद आत्मसातकरण। आत्मसातकरण इसके दो भाग हैं, समावेशन और समायोजन, ठीक है। आत्मसातकरण के दो भाग हैं, एक समावेशन, एक समायोजन। इस समायोजन और समावेशन, ठीक है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना, ठीक है। आत्मसातकरण के दो भाग हैं, एक है समावेशन, दूसरा समायोजन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना समावेशन कहलाता है। और इसी जानकारी में अंतर कर लेना, इसी जानकारी में अगर थोड़ा अंतर कर लेना उसे समायोजन कहते हैं, समायोजन, ठीक कहते हैं। जैसे अगर कोई बालक है, उसे कहा गया है उड़ने वाला कोई भी पक्षी गौरैया है। जिसे समावेशन के अंतर्गत माना जाता है। कोई भी बालक है, उसको पहले बताया गया है कि कोई भी ऐसा पक्षी जो उड़ रहा है वह सिर्फ जो गौरैया है, ठीक है। तो संसार में जितने भी पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं वो गौरैया मान को उसको मानसिक चित्र बना लेता है अपने मन में कि हाँ, वो चाहे कौवा उड़ रहा हो, चाहे तोता उड़ रहा हो, चाहे बाज उड़ रहा हो, सबको गौरैया ही मानेगा, ठीक है। और अंतर नहीं कर पाएगा तो उसे समावेशन कहते हैं। और समायोजन, अगर वह गौरैया और तोता और बाज में अंतर कर लेता है तो उसे समायोजन कहते हैं, ठीक है। संतुलन एक नया है, संतुलन या साम्यधारणा। साम्य धारणा या संतुलन, ठीक है। साम्य धारणा या संतुलन क्या है? साम्य धारणा ऐसी धारणा जो पुरानी है लेकिन उसका हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उसे साम्य धारणा के लिए संतुलन कहते हैं, ठीक है। जैसे साम्य मतलब धारणा, ऐसी धारणा जो जिसको सूचना मानकर कार्य कर रहे हैं, पर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसे ही साम्य धारणा कहते हैं। साम्य धारणा मतलब ये होता है किसी भी रूढ़िवादी ऐसी परंपराओं के अनुसार कार्य करना जो उसको बदला नहीं गया है, बदल नहीं सकते, उसे ही साम्य धारणा कहते हैं। ऐसी धारणा या रूढ़िवादी धारणा है जिसको हम नहीं बदल सकते, उनके हिसाब से कार्य करना, ठीक है। और साइकोलॉजी में कहेंगे ऐसी धारणा जिसको सूचना मानकर मस्तिष्क में उसी के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं,
कोई भी चेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं या ना उसका विरोध कर रहे हैं, उसे साम्य धारणा कहते हैं, संतुलन कहते हैं। ठीक है, साम्य धारणा या संतुलन, कोई भी सूचना जिस उसके हिसाब से हम अपने आप को, उसी के हिसाब से हम अपने कार्य को करते आ रहे हैं, उसमें कोई भी विरोध नहीं करते क्या गलत है क्या सही है, उसे ही संतुलन या साम्य धारणा कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम। आज हम जीन पियाजे के जो शब्द थे उनको बताएं। कल जीन पियाजे के अंतर्गत अवस्थाएं कि कौन सी अवस्था में कौन सा संरक्षण का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है, अनुकूलन किस अवस्था में है, या संवेदीगामक अवस्था में किन किन बिंदुओं की कमी रहती है, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इनके विषय में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्टडी विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।